गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने बात कर रहे थे केस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। आओ उसमें शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर बहुत प्रयास किया था पिछली बार उसको साथ में करने का, लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि वीडियो हो गई लंबी। तो आपके लिए छोटी ही वीडियो रखेंगे आज भी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या दिया हुआ है बेटा आपको? देखो सबसे पहला अगर आपको पूछे कि भाई मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रिंसिपल के, ए रहा परवेसिव अप्लाइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? परवेसिव अप्लाइड। जब भी आपको एक वर्ड मिल जाए परवेसिव मतलब डायरेक्ट और यूनिवर्सल है, नॉन बिजनेस स्मॉल लार्ज ऑल ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा। दूसरा जनरल गाइडेंस, आपको एक सिंपल सेंटेंस मिल जाएगा, डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन इन द बिजनेस। दैट मीन आपको क्या पूछा हुआ है बेटा? जनरल गाइडेंस पूछा हुआ है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी, समझ रहे हो? नॉट डेवलप ओवरनाइट, आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा, या तो इवॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। बेटा यहां पे परवेसिव वर्ड दिखे तो यूनिवर्सल। डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन, इसको बेटा आईएमपी टिक कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट या ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली ऐसा पूछे तो इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? इट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड, वो चेंज भी कर सकते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो। बिहेवियरल इन नेचर, तो भाई मॉल्ड बिहेवियर एम्प्लॉइज, प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑन एम्प्लॉइज टू मोटिवेट देम टू वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। समझे? एम्प्लॉइज को आप मोटिवेट करना है, आपको ऐसा वर्ड पूछा हुआ है तो क्या है वो? बिहेवियरल इन नेचर, कि उसके बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है वो पूछा हुआ है। कंटिंजेंट एप्लीकेशन ऑफ अ प्रिंसिपल वेरियस सिचुएशन टू सिचुएशन, फिक्स नहीं होता सर, सिचुएशन टू सिचुएशन प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं, ऐसा पूछा जाए तो आपका क्या होगा? कंटीजेंट होगा। क्या होगा? कंटीजेंट होगा। एक होता है बेटा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको वर्ड दिख रहे मैच, पेरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या हो गया बेटा? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर दे रहे हो साथ में थोड़ी सत्ता भी देनी चाहिए वरना खत्म नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ ऑथोरिटी एज पर वर्क असाइन टू इंडिविजुअल्स, जो काम दिए उसके हिसाब से आपको देना है। गिविंग ऑथोरिटी मैचिंग टू टारगेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ एम्प्लॉइज। ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी दे दी हो, सीईओ की पोस्ट दे दी, लेकिन ऑथोरिटी चपरासी वाली दे दी तो फिर खत्म, उसका कोई मानने वाला नहीं है। उसके पास हायर एंड फायर दोनों की पावर होनी चाहिए, तभी जाके वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएगा। यहां पे आ जाओ, डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, वो नहीं बता रहा। कौन से वर्ड है जिससे आप डिसिप्लिन को ट्रिगर करोगे? पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है सर, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, देखो वापिस आया, टिक करो, मोस्ट आईएमपीए कोड ऑफ कंडक्ट, मीटिंग ऑफ कमिटमेंट प्रोमिसेस बाय सबऑर्डिनेट एज वेल एज बाय सुपीरियर्स, अपने ऊपर वाले को जो कमिटमेंट किया हुआ है उसको फुलफिल करना है, डिसिप्लिन है। पुटिंग ऑफ पेनल्टीज, अगर सर आप लेट आ रहे हो 2 दिन चलेंगे, तीसरे दिन पेनल्टी, वो क्या शो कर रहा है? डिसिप्लिन शो कर रहा है। टी शर्ट्स नहीं पहनी एजुकेट की, एजुकेट की टी शर्ट की बिना आ रहे हो 50 रुपए पेनल्टी है, क्या शो कर रहा है बेटा? डिसिप्लिन शो कर रहा है। यूनिटी कैसे पता चलेगा? ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, सर ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और एक फंक्शन ऐसा है हमारा जिसके अंदर बोला गया है कि 4 बॉसेस होने चाहिए। कितने बॉसेस होने चाहिए? 4। मोर देन वन बॉस कंफ्यूज दी सबऑर्डिनेट्स, एक से ज्यादा बॉस होंगे, उसके ऊपर चिल्लाने वाले लोग होंगे, तो वो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कंफ्यूज हो जाए। आगे आओ बात करते हैं, अब थोड़ा ध्यान देना यहां पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान देना, ज्यादा नहीं। वन यूनिट हेड वन प्लान, एक ही बंदा चलाएगा पूरी कंपनी को अच्छे से, एक ही विजन पे। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल, वन गोल, एक ही गोल के पीछे सब भाग रहे। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे। बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, रिमूव ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग एक्टिविटी मतलब क्या सर? एक ही एक्टिविटी 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज को रिमूव करना है। क्या करना पड़ेगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब व्यक्ति एम्प्लॉय यहां पे खुद का बेनिफिट नहीं देखेगा, वो पूरी ग्रुप का, पूरी कंपनी का दिखेगा। सर कुछ 2 वर्ड बता देता हूं मैं, 1-2 वर्ड जो इंपॉर्टेंट लग रहे, बाकी आप आराम से पढ़ लेना।
इंटरेस्ट इज मोर इंपोर्टेंट इन पर्सनल इंटरेस्ट टू एम्प्लॉइज। फिर यहां पे था व्हाइल टेकिंग डिसीजन मैनेजर्स मस्ट गिव प्रायोरिटी टू बेनिफिट इन ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू पर्सनल बेनिफिट। एम्प्लॉइज शुड शो एग्जाम्पलरी बिहेवियर। कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजर शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजंस बाय टेकिंग bribes or by giving benefits to their relatives, but decisions must be for the benefit of the organization। यानी कि भाई तू मेरा साला लग रहा है, आजा मैं तेरे को कंपनी में जॉब दिला देता हूं, मैं ही एचआर का हेड हूं। ऐसा नहीं होता भाई। अगर तो एलिजिबल है तो ला, बाकी सुंदर जैसा साला होगा तो क्या ही करोगे आप, मत लाओ ना बिजनेस में, नहीं चलेगा ऐसे बिजनेस हो। एम्प्लॉयज मस्ट सैक्रिफाइस देयर लीव्स अटेंडिंग फैमिली फंक्शंस। भाई देखो एम्प्लॉयज पे तो बर्डन होता ही है कि वो अपने फैमिली फंक्शन को भी ज्यादा अटेंड नहीं कर सकते, कंपनी में रहना पड़ता है तो रहना पड़ता है। अब यहां पे आ जाओ, आप बात कर लेते हैं थोड़ा रेम्यूनरेशन का। ठीक है, सैलरी कैसे देना है सर, बहुत फिक्स है। पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी सो दैट ही एंड सी कैन मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसको अच्छी सैलरी दो, तो ज्यादा कमा रहे हो ना ज्यादा दो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इंसान किया हुआ है, नाम भी बता देता हूं किसने बोला था, प्रोफेसर उर्विक सेज आप अपने कर्मचारियों को संभाल लो, आप उसका ध्यान रखो, आपके कर्मचारी आपके एंटायर बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से संभालेगी। ठीक है, तो कब होता है, उनको क्या चाहिए, रुपए चाहिए बेटा। वो मिडिल क्लास माइंडसेट वाले होते हैं, उनको 1000 रुपए दोगे वो खुश हो जाएंगे, समझे। उसको 1000 रुपए का अवार्ड दे दो, अचीवमेंट दे दो, इवन आप नॉन कैश इंसेंटिव दे दो, 100, 150, 500 लोगों के बीच में खड़ा करके बोलो शाबाश आपने यूट्यूब पे विकास सर बहुत अच्छा काम किया है, विकास सर खुश हो जाएंगे। ठीक है, बता एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ऐसे खुश नहीं होता, इनर मोटिवेशन है हम में अंदर। इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज एम्प्लॉय सैलरीज एंड वेजेस ऑल्सो। सी मैच विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी, हार्मनी नॉट डिसऑर्डर। सर इसका मतलब क्या, हार्मनी का मतलब क्या था, याद करो चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ योर फर्म। ऐसा भी नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा ठोक देना है, भाई अपना प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज सैलरी अपनी निकाल के दे दो, बहुत अच्छा वेजेस निकलता है। आजा उसके बाद बेटा थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन की। बेटा कभी भी काम करना हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रूटीन डिसीजंस कैन बी टेकन इज मैनेजर्स वर्किंग एट द मिडिल एंड लोअर लेवल। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस है, सैलरी क्या देना है, हायरिंग सिस्टम क्या रखना है, इन आउट क्या होगा, वर्क कैसे करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो टॉप लेवल लेगा। छोटी छोटी चीजें है तो मिडिल और लोअर लेवल संभाल लेता है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक ही कर लो उसको भाई। अगर आपको थियरी भी नहीं पता, वापिस जाओ, वीडियो पॉज करो, पहले अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता, पता है ना, ऐसा कुछ था 1 2 3 4, ए वाला होगा यहां पे बताएगा, ए वाला यहां पे बताएगा। अब बहुत जबरदस्त चैन है उसका। हेक ऑफ मैनेजर्स ऑफ कम्युनिकेशंस एवरी इंफॉर्मेशन, तो रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली। आप यहां पे जा सकते हो, कूद के यहां नहीं जा सकते हो, नहीं नहीं नहीं, स्टेप चलो 1 2 3 4 5। बहुत हाँ स्लो है, मैं डिसीजन नहीं ले सकते, काफी स्लो पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्टिव कामकाज होता है उसमें। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी एक कंपनी की इक्विटी की बात नहीं हो रही, इतना अकाउंट में भी बस घुस जाओ। यहां पे आओ, फेयर काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर्स। समझो भाई, कोई भी कास्ट का हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान से भी आके मेरी कंपनी को आसमानों की ऊंचाई तक लेके जा सकता है तो मैं उसको बोलूंगा शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यही तो प्रोफेसर रूडिक ने हमको अभी समझाया। एम्प्लॉइज को संभाल लो, एम्प्लॉइज सब संभाल लेंगे। सेम पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, स्पेशल रिलीजन्स ऑफ प्रमोशन नहीं करना, कभी नहीं करना, नो प्रेफरेंस, देना ही नहीं है किसी को ऐसी प्रायोरिटी। कॉन्ट्राडिक्ट्स टेक्निक्स ऑफ द डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अभी एक बाजू एंड्रयू फेयल बोलता है कि जो जितना काम करे उसको उतना दे दो, माथाकुट नहीं करना, लेकिन दूसरी बात क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, जो ज्यादा काम करते हैं उसको ज्यादा दो। ठीक है, मैं ज्यादा काम करो मुझे ज्यादा दो, आप ज्यादा काम करो आप मुझसे ज्यादा ले जाओ। तो जो भी ज्यादा वर्क कर रहा है उसके हिसाब से सैलरी दो। सैलरी बहुत सारी तरीके से अपने देते हैं, सैलरी फॉर टाइम, सैलरी फॉर वर्क, सैलरी वेजेस फॉर वर्क, याद है ऐसा कुछ? आ जाओ बात कर लेते हैं यहां पे स्टेबिलिटी, टेंशन और पर्सनल की। आपके पास एम्प्लॉय कब संभाला हुआ रहेगा, उसको भी खुद की सिक्योरिटी देखनी होती है।
समझे कि नहीं समझे? तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ टर्मिनेशन नहीं करो, हो सके तब तक अपने एम्प्लॉयज को कभी जॉब छोड़ने में मजबूर मत करो। गिविंग अ मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन। कोई भी बंदा है ना भगवान नहीं होता, कोई भी यार रजनीकांत भी नहीं होता कि जैसे ही जॉब शुरू करेगा पहले दिन पे धमाधमी काम कर देगा। उसको एडजस्ट करना पड़ता है, एटमोस्फियर, लोग बहुत एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो 15 दिन 1 महीना साइड में प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी। भाई आपकी 3 साल के लिए जॉब कहीं नहीं जाएगी, इसलिए ना आजकल कंपनियों में क्या साइन करवाए जाते हैं, बॉन्ड साइन करवाते हैं, बॉन्ड कि 3 साल तक आपकी जॉब कंफर्म, नहीं हम आपको निकालेंगे नहीं आप हमको निकालेंगे। सिंपल बात। इनिशिएटिव, अभी तो मैंने बोला स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज हाई, कीप मोटिवेशन, इनकरेज, वेलकम एम्प्लॉयज टू सजेशंस, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस बात पे ना एम्प्लॉयज टू गिव सजेशंस, इसके ऊपर तो रतन टाटा ने अभी रिसेंट में बहुत अच्छी एक स्पीच दी थी कि आज की जनरेशन बहुत ही अलग लेवल पे है। अगर आज 20 साल का बंदा भी आइडिया को अगर इंप्लीमेंट सही से कर दे अपने, तो भी वो करोड़पति बन सकता है। ठीक है, तो सबकी सुनो, किसे पता कौन सा सजेशन आपकी बिजनेस को आगे के मुकाम पे ले जाने के लिए काम में आ जाए। एस्पेक्ट द क्रॉप्स, एस्पेक्ट द क्रॉप्स, इसी की बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में, जब मैंने आपको बताया था कि आई टीम स्पिरिट यहां पे बहुत चाहिए आपको। रिप्लेस आई विथ वी, क्या लिखा है? रिप्लेस आई विथ वी, यहां पे भी है। अगर आपको पूछ रहे फेडरल के प्रिंसिपल्स में से बोलना है तो एस्पेक्ट द क्रॉप्स लिख दो, ठीक है, बाकी नहीं है तो वहां पे लिख दो। यूनिटी शो करता है, चक द इंडिया इसी का एक एग्जांपल था, देखा होगा ना शाहरुख खान का मूवी चक द इंडिया, वही वाला। साइंस नॉट रूल और थंब, यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जो भी साइंस है ना वो हर एक जगह पे यूज होता ही है। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस, नॉट रूल ऑफ थंब। किसी के ऊपर से अंगूठा मार के शासन करने में मजा नहीं है, मजा है लोगों के ऊपर राज करने में, लेकिन प्यार से जीता हुआ। ठीक है, हिटलर ने भी बहुत शासन करने की ट्राई की, लेकिन प्रभु राम ने जैसे शासन किया हुआ है ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। मैनेजर्स शुड नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हिज इंस्टीट्यूशंस विल और एक्सपीरियंस, उसके बेस पे ही वो डिसीजंस लेंगे, नहीं अपना नहीं सुनना, सबके लिए जो रूल है वही करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या होता है भाई हार्मनी? इससे पहले भी मैंने बोला था, पढ़ लो। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। अगर कंपनी में कमा रहे हो तो उसको दे दो। उसी के लिए अकाउंट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी भी आती है, वर्कमैन शेयरिंग प्रॉफिट फंड। ठीक है, तो प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसमें देना पड़ेगा। वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम। Prosperity of employees cannot exist a long time unless is accomplished by prosperity of employees. Mental revolution लाना बहुत जरूरी होता है मैनेजमेंट के अंदर। हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, जिससे उनको भी कुछ अपने विचार कहने हो तो आजादी मिल सके। मैचिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशंस, अगर काम अच्छा कर रहे हो सराहना करिए उसकी, अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा तो प्यार से समझाइए। डांटना, गुस्सा करना वो सब यहाँ पे नहीं आता भाई। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये सब चीजें करना, क्यों? सामने वाला क्या है? इंसान है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वेलकम सजेशंस टू एम्प्लॉयज, ये सारी बातें अपने कर चुके। शुड ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड paternalistic styles of the management, equal division of the work, responsibility between work and management. Management should work side by side with the worker. आपको ऊपर से बैठ के काम करना होगा, नहीं हो पाएगा। आपको मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के साथ आना पड़ेगा, थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, उसके साथ रह के काम करना पड़ेगा। There's the new business policies and ideas. ठीक है, उसके बाद बेटा बात करें फंक्शनल फॉरमशिप की, तो भाई क्या लिखा हुआ है उसने? अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड पर्सन, उसको अपॉइंट करो। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन है अपना, बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्क, वायोलेटेड प्रिंसिपल्स और यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, सेटिंग क्वालिटी, स्टैंडर्ड फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। दूसरा, अलो
इंटरचेंजेबिलिटी, टू रिड्यूस अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये थोड़ी चीजें याद रख लेना, ठीक है। अब ये वाला सर, ये जो 3 है यहाँ पे, फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी, इसमें से हर बार एक आधी केस स्टडी पूछते ही है, एक आधा क्वेश्चंस निकलता ही है। थोड़ा ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे फैटिक स्टडी का क्या होता है, टू सेट रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है, आराम करना चाहिए विद टू सेट नंबर्स फ्रीक्वेंटली एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितने टाइम का लंच ब्रेक होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, प्लान होता है सब पहले से ही। मेथड स्टडी की बात कर ले तो फाइंडिंग द बेस्ट वे टू डूइंग अ जॉब, वन बेस्ट मेथड, सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन द क्वालिटी। कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है लेकिन क्वालिटी को बहुत ही बढ़ाना होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को हमें क्या देना है, सेटिस्फेक्शन देना है। डिवाइसिंग द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, ठीक है। मेथड स्टडी बहुत सही है, आजकल ट्रेंडिंग में भी वही चल रही है। टाइम स्टडी बहुत अच्छा होता है, देखो, टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा है जिसकी कैपेसिटी 50 पॉइंट काम करने की थी, 50 यूनिट काम करने की थी, और आप उसको टारगेट दे रहे हो 500 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, नहीं, उसको दो 60 यूनिट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करो कि एक वर्कर की एवरेज कैपेसिटी कितनी होती है, उसके हिसाब से उनको टास्क दो। अगर उस पर ओवर टाइम कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू। इतना याद रहेगा, नहीं रहेगा तो बेटा वापस पढ़ लेना। अब यहां पे मोशन स्टडी क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मूवमेंट्स, एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। भाई जो बातें करते रहते हैं ना, 6 घंटे की, आईटी वाले जो खास करके आईटी वाले हैं, 6-7 घंटे की जॉब होती है, 1 घंटा लंच ब्रेक लेते हैं, 2 बार तो टी ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे में से 3 घंटा के काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। बहुत सारी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होती है। टू डिजाइन द अनइक्विपमेंट टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ऐसा कुछ फर्नीचर, ऐसी कुछ असेट है जो हमारे लिए भी वर्कफुल नहीं है, बेच दो उसे, रुपए पहले ले लो। डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस सिस्टम आ गया ना अलग, ये आ गया अपने साइंटिफिक स्टडी वाले सारे प्रिंसिपल्स। Strongest motivations for work is the money. Always remember to differential between the efficient and inefficient workers. Virus principle of equities. कि जो वायरस प्रिंसिपल है इक्विटीज के, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। मेंटल रिवोल्यूशन में क्या आता है, चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। सर ये सब कीज वर्ड है, आपको ये याद रखने हैं, इसको समझने बाद में है, ठीक है। समझ तभी पाओगे जब आपको थियरीज पता होगी। बस यहाँ पे मेरा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने शुरू करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। जय हिंद, जय भारत।